अम, मैं हमेशा सोचती थी और आज तो ये वैलिडेट हुआ कि कुछ लोग कितने अधिकारी विद्वान बन जाते हैं किसी विषय में, वो सिर्फ पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, वहाँ के यथार्थ को अगर कोई व्यक्ति जीता है, तो फिर वो उस ज्ञान का उसके पास इतना बड़ा सागर होता है कि उसमें से जितना आप लेना चाहें आप लेते रहें, वो समाप्त नहीं होता। आशुतोष जी एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स दैट। आशुतोष जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, जब से ये 370 परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ, एब्रोगेशन तो नहीं कहा जाना चाहिए, आप बिल्कुल सही हैं। तब से ये माइन्यूट डिटेल्स के बारे में वास्तव में क्या अंतर आया है, ये केवल अखबारों में थोड़ा बहुत हेडलाइंस से समझ में आता था, लेकिन आपने वो बहुत व्यवस्थित तरीके से जो बातें बताई, श्रोताओं को और हम जैसे रिसर्चर्स को भी बहुत लाभ हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जिस बात से उदात्त भाव का जो उन्होंने प्रदर्शन किया और पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किया, कि सीमा की उस नियंत्रण रेखा की जो लोग हैं वो हमारे ही हैं, वो देश भी हमारा ही है। ये जो इस भावना का उद्घोष होता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम तो के नारे में तो ये विश्वास, इस अवधारणा में तो विश्वास करते हैं, अपने परिवार के सदस्य उनके प्रति भी आज भी तमाम नादानियों के बावजूद हमारे मन में सद्भाव है। ये इस बात का द्योतक है, ये भारतीय संस्कृति का परिचायक है। थैंक यू सो मच आशुतोष जी। मैं आप लोगों से, मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं अध्यक्षीय टिप्पणी करूं। मैं टिप्पणी तो क्या करूं इनके उद्बोधन पर, लेकिन मैं आप लोगों से अपनी कुछ जो रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आज एक्चुअली तो 5th को होगा, लेकिन आज मैं जितनी प्रसन्न हूं अपने इस रिसर्च के, उसको बिल्कुल सही से फाइंडिंग्स जो हमारी थी उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, उनकी स्वीकारोक्ति हो गई, सरकार ने तो स्वीकार कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। हमने अगर अकिंचन सा ही कुछ योगदान किया तो उसके लिए हमने अपना सौभाग्य इसको माना। परंतु आज जम्मू कश्मीर और पूरा देश हमारे उस फाइंडिंग्स को वैलिडेट कर रहा है, इसलिए क्योंकि जो आशुतोष जी बता रहे थे कि उसके बाद भी चाहे कुछ नेताओं को नजरअंदाज रखा गया हो, नजरबंद किया गया हो और उनको गिरफ्तार किया हो, जो कुछ किया होगा वो उस राज्य की शांति के लिए, लेकिन उस राज्य की जनता आज भी कितनी प्रसन्न है और उनके लिए किसी प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ, ये इस बात का द्योतक है कि जो चेंजेस लाए गए हैं उन चेंजेस की अपेक्षा कर रहे थे वहां के लोग, लेकिन वहां उनके सामने जो नेतृत्व था उस नेतृत्व ने उन चेंजेस को वहां पर लागू होने देने में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब पहली बार मुझे पता चला, मैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की डायरेक्टर थी, कि एमएचआरडी ने आईसीएसएसआर के माध्यम से स्पेशल रीजन्स पे प्रोजेक्ट्स इनवाइट किए हैं। डॉक्टर राहिल अहमद मेरे पास बैठे थे और मैंने कहा राहिल हम भी कुछ अप्लाई करें, और तो बोले हाँ मैम आपकी इच्छा है क्या चीज पे, तो मैंने कहा मेरी इच्छा है कि हम आर्टिकल 370 पे क्यों ना रिसर्च करें। हमारे पास कोई संकेत नहीं था किसी प्रकार का कि क्या करना है, और 370 मैंने इसलिए चुना कि मैं राजनीति विज्ञान पिछले 30 वर्षों से पढ़ा रही थी और उसके पश्चात भी जम्मू कश्मीर के बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत पुरानी पुस्तकों में लिख दी गई थी उसके अतिरिक्त कुछ नवीन पढ़ने को नहीं मिलता था। शिक्षक के रूप में हम अपने आप को बस वही जो यूएन ने इंटरवीन किया था और पाकिस्तान और भारत के बीच जो विवाद हुआ और उसके बाद जो सीज फायर हो गया, जिन परिस्थितियों में हम हैं वहीं तक थे। जम्मू कश्मीर में क्या वस्तु स्थिति है उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। तो 370 के बारे में जब हमने ये तय किया कि ये करेंगे, मैं आज भी डॉक्टर राहिल अहमद को उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैम हम बिल्कुल प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। डॉक्टर सतीश अग्रवाल को फिर मैंने सूचित किया, प्रीति से पूछा, प्रीति लक्ष्मणगढ़ में पढ़ाती थी, कि यस मैम ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाकर हम लोगों ने सबमिट किया और उसके बाद ये हुआ कि सतीश तो चले गए उदयपुर यूनिवर्सिटी, अमृता शिल्पी लक्ष्मीबाई कॉलेज से
पॉलिटिकल साइंस की, अगेन अ वेरी गुड रिसर्चर, उनको हमने साथ में लिया, और डॉक्टर प्रिंस मार्शल जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, और प्रीति जैन, इन दोनों को हम लोगों ने एसोसिएट के रूप में, एसोसिएट, और कृष्णकांत जी हिस्ट्री, प्रीति जैन साइकोलॉजी की थी। हमारी टीम ने जब हमने कार्य प्रारंभ किया, सैंक्शन भी हुआ हमें ये प्रोजेक्ट, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हम लॉस्ट थे। आपने सुना, आशुतोष जी ने बताया, कोई मानचित्र भी नहीं उसके पश्चात लागू हुआ था। हमें तो पता ही नहीं था कि अब हम जम्मू कश्मीर जाएं तो कैसे जाएं, कहां जाएं। आशुतोष जी ने ही पहला अवसर दिया, लद्दाख गए हम लोग, एक सम्मेलन हुआ था, और लद्दाख में जब लोगों से बातचीत हुई, वहीं से मेरा भ्रम दूर हुआ कि वहां की जनता खुश नहीं है अनुच्छेद 370 से। वहां की जनता अप्रसन्न है, लेकिन वो डरते हैं, एक आतंक का साया विद्यमान है, वो अपनी बातों को खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार का वो माहौल था, लगा कि हमारे ही देश के, हमारे ही भाई बहन इतने आतंक में, इतने असंतुष्ट, इतनी दयनीय स्थितियों में जी रहे हैं। तो हमारा जोश था वो और बलवती हुआ, और हमने फिर उसके बाद अपने टीम्स को भेजना शुरू किया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी और आश्चर्य भी होगा, हमारी जो वीरांगना है प्रीति शर्मा, वो तो अकेली चली गई जम्मू कश्मीर, और वहां जब उन्होंने पायलट क्वेश्चनर लेकर वो वहां गई, क्योंकि उस वक्त जो और लोग जाने वाले थे जा नहीं पाए, तो उनको इतने थ्रेट्स भी मिलने शुरू हुए कि आप इस तरह के प्रश्न पूछ रही हैं, आप चाहती क्या हैं, आप अपनी जान की परवाह करती हैं कि नहीं। मैं तो इतनी चिंतित हुई, उसने फोन किया, मैंने आशुतोष जी को फोन किया, क्योंकि तब तक आशुतोष जी से कि प्लीज आप उसको कुछ वहां पर प्रोटेक्शन दिलवाने की कुछ कोशिश की। बोले नहीं, इतने घबराने की बात नहीं है, वो सुरक्षित है, वो अपने ही लोग हैं, वहां हो जाएगा। और उसके बाद राहिल और मार्शल, राहिल के रहने के परिणाम स्वरूप हमें बहुत सुविधा हुई। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो उनको वहां तक प्रवेश हो जा रहा था जहां हम लोग नहीं जा पा रहे थे। और जो क्वेश्चनर्स, हमें 3 बार क्वेश्चनर्स बदलने पड़े, क्योंकि उन क्वेश्चंस को हमें इनडायरेक्ट वे में पूछना पड़ रहा था। और उन क्वेश्चनर्स के पश्चात जो हमारी फाइंडिंग्स हुई, वो फाइंडिंग्स बिल्कुल आई ओपनिंग है। मैं केवल कुछ बताऊंगी आपको, इसलिए कि आपको समझ में आएगा कि सरकार, आशुतोष जी जीवन पर्यंत वहीं कार्य कर रहे हैं, अरुण कुमार जी हमेशा से ये कार्य करते रहे, रंजन जी, बहुत लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर अध्ययन केंद्र में कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी अगर कुछ करती है तो ऑथेंटिक हार्डकोर रिसर्च फाइंडिंग्स की भी अपेक्षा करती है। हमने नहीं कल्पना की थी कि अनुच्छेद 370 को इस रूप से, इतना तत्काल रूप से रूपांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन जब हमने रिसर्च किया और हमने 1500 लोगों का तीनों हिस्सों से लिया, गांवों से, शहरों से, और जब हमने वो रिसर्च किया तो उसकी फाइंडिंग्स जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार ने जो किया वो बहुत पहले कर देना चाहिए था, कम से कम अब किया तो हमारे देशवासियों का कुछ भला तो हुआ। उन्होंने, उन लोगों का जो अधिकांश लोग थे, अगर हेल्थ के फैक्टर्स पर आप देखेंगे, वो कहते थे 74% लोग ने कहा, हमारे जो रिस्पोंडेंट्स 1500 में से, कि हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, हमारे यहाँ कोई ढंग के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। और आप क्यों नहीं है, आशुतोष जी ने बताया, वहां जो डॉक्टर 20 साल तक वहां अगर काम करें, मान लीजिए वो कम वेतन पर भी सब पे चले जाएं, वहां वो बस नहीं सकते, वहां उनके बच्चों को भी पढ़ने में असुविधा होती है, वहां की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी खराब है कि वहां के लोग प्राइवेट क्लिनिक्स में जाने के लिए बाध्य होते हैं। कल का अखबार देखिए आप, 370 अनुच्छेद हटने के पश्चात, अखबार ये कहता है, उसके पश्चात लद्दाख के लोगों ने कहा कि ये ऐसा नहीं होता तो लद्दाख शमशान बन जाता, कोरोना हमारे पूरे प्रांत को शमशान बना देता। अभी तक केवल 6 लोगों की मौत हुई है। 370 का रूपांतरण होने का परिणाम यह है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से डायरेक्ट केंद्र सरकार से मदद प्राप्त कर रहे हैं, अन्यथा हमें श्रीनगर के ऊपर निर्भर करना रहना पड़ता था, और सीमित संसाधनों में हमारी तो बिल्कुल अनदेखी हो जाती थी। ये लद्दाख के लोगों ने पत्रकार को ये बताया, और उन्होंने ये बताया, जो हमारी जो फाइंडिंग्स है उसमें एससी और एसटी के लिए पूछा गया कि भाई आप बताएं कि कितने लोगों, आपको कुछ रिजर्वेशन का लाभ होता है। 67% लोगों ने हमें ये बताया
कि हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमें जो रिजर्वेशंस मिलने चाहिए, जो लाभ मिलने चाहिए, उन लाभों से हम वंचित हैं। और तो और वहां माइनॉरिटीज को तो लाभ ही नहीं मिल रहे थे, किसी प्रकार का रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा था। और उनका कहना यह था, यूथ, सबसे ज्यादा यूथ, मैं सभी ऑडियंस से ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरा आज भी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उन यूथ को याद करती हूँ कि उनको जो स्टोन पेल्टर्स थे, उनको जो आतंकवादी और जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज के जो लोग थे, जो जिनका वर्चस्व था, उनको ड्रग्स दे देकर, पैसे देना, ड्रग्स देना, जिसके कारण वो स्टोन पेल्टिंग करते थे। वरना वो यंग लड़के जिनको कोई मालूम नहीं वो क्यों पत्थर फेंक रहे हैं, वो उस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न थे। तो वो जो यूथ है वो टेररिज्म के प्रति, ड्रग्स के प्रति क्यों आकर्षित हो जाते थे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों था? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वहां इन्वेस्टमेंट की सुविधा नहीं थी, और इन्वेस्टमेंट की सुविधा न होने के कारण वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और उसका परिणाम ये निकला कि वहां के यूथ बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे। और तो और जब वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो साधारण आय के बच्चे हैं, परिवारों के बच्चे, वो वहां जो पढ़ रहे हैं, आए दिन वहां स्ट्राइक्स, आए दिन वहां धरना, इतना ज्यादा जो जिसको कहते हैं अशांति, जिसके कारण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत मुश्किल से रन कर पाती थी। और साथ ही साथ उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इतनी पुअर थी कि डिग्री धारक उन युवाओं को भी नौकरी नहीं मिल पाती थी। और उसका परिणाम यह था कि अगर राजस्थान का एक ग्रेजुएट और जम्मू कश्मीर के एक ग्रेजुएट की अगर आप तुलना कर लें, उस बच्चे में कोई कमी नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन शिक्षण व्यवस्था इतनी डिसरप्ट होती थी कि उसके कारण वो बच्चे वो कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर पाते थे जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी सुनिश्चित हो सके। उसका परिणाम यह है कि वो बच्चे फिर अपने आय के लिए बेरोजगारी के कारण ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते थे, जिसके कारण आपने देखा कि वहां किस प्रकार के आतंक का तांडव देखने को मिलता था। करप्शन की बात कही आशुतोष जी, मैं खुद खादी ग्रामोद्योग आयोग की सदस्य के रूप में मुझे याद है वहां गई। करप्शन तो इतनी गहरी पैठ वहां पर उसकी कि वहां कोई संस्था ये चाहे ही नहीं कि उनका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट के नाम पर तो कुछ होता ही नहीं था वहां पर, और फंड्स इतने वहां पर दिए जाते थे पर उन फंड्स का उपयोग ही नहीं होता था। ये कहा गया कि आरटीआई नाम की चीज के बारे में आपको पता है क्या? तो वो कहते थे कि 68% ने कहा कि हमारे यहाँ तो हम कुछ इसके बारे में जानते ही नहीं। 69% लोगों ने कहा कि जो एंटी नेशनल्स हैं उनके कारण हमारा ये आरटीआई नहीं लागू हो पा रहा है। 55% के जो लोग थे उनका कहना था कि 370 हम के बारे में हम जानते हैं कि 370 क्या है, सब जानते हैं, पर उनसे पूछो 370 के प्रावधान क्या हैं, तो उनमें से 75% लोग 370 के प्रावधानों का उनको जानकारी नहीं है, जिससे उनके लाभों से वो वंचित हो पा रहे थे। 53% ने ये बताया कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपके प्रांत में, तो उनको ये समझ में आ रहा था कि 370 के कारण हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। 78% लोगों ने ये बताया कि यूनियन लॉज जो केंद्र के कानून हैं वो यहाँ पर क्रियान्वित नहीं हो पा रहे हैं, और वो 370 के कारण नहीं हो पा रहा है। उनसे पूछा, हमको बहुत इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछने पड़े कि ये जो आपके यहाँ नहीं हो पा रहा है, पर परिस्थितियां बेहतर नहीं हो पा रही हैं, अपेक्षाओं के अनुकूल आपका विकास नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या यहाँ की सरकारें बुरी हैं? तो डायरेक्ट ऐसी बात का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आप देखिए, जो एक छवि बनाई गई थी कि बीजेपी का बड़ा विरोध है वहां पर, 77% ने कहा हमें मोदी जी का केंद्र में शासन बहुत पसंद है, वो बहुत सशक्त और सुदृढ़ रूप से शासन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो केंद्र में इतना अच्छा शासन कर रहा हो, वो शासन अगर हमारे यहाँ भी रूल ऑफ लॉ हो सके और इतना सशक्त हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 92% ने कहा कि हमारे यहाँ वो क्यों पसंद करते हैं आप मोदी जी को,
तो उन्होंने कहा क्योंकि वो सोशल वेलफेयरिज्म कर रहे हैं, वो सामाजिक वेलबीइंग के लिए इतने प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिसके कारण हमें मोदी जी की सरकार पसंद है। और उनका 81% लोगों ने कहा कि हमें मोदी सरकार इसलिए पसंद है कि उनका डेवलपमेंट एजेंडा बहुत स्ट्रांग है। और ये कहना कि हम वो बताना ये चाह रहे थे कि हम भी इस प्रकार की शासन प्रणाली को पसंद करेंगे बशर्ते कि हमारे यहाँ इस प्रकार की शासन हो सके। डायरेक्ट क्वेश्चंस हम पूछ नहीं सकते थे, लेकिन इस प्रकार का 94% ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या JNK की है करप्शन। आप देखें उसमें अनपढ़ लोग भी हैं, मतलब बहुत साक्षर भी नहीं है, सब प्रकार के लोग थे, राजनेता भी थे, सभी से हमने पूछा और उन लोगों ने कहा कि 94% ने कहा कि करप्शन है। और मैं कुछ और फाइंडिंग्स आपको बताना चाह रही हूं कि उन्होंने 62% ने कहा कि हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी क्यों है, तो हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जिस प्रकार के शासकों की अपेक्षा की गई है वो पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि अब जब हमने जैसे ही 370 को हटाया, मतलब रूपांतरित किया गया, तो सबसे पहले ये हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। आप पेपर देखेंगे उसमें कहा गया एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स जामा मस्जिद लद्दाख में उन्होंने नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया वहां पर और उसको सेलिब्रेट किया। मैं इसलिए यहाँ मुस्लिम बच्चे बता रही हूं क्योंकि ये भ्रम उत्पन्न किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम जनता है वो भारत के हिंदू के विरुद्ध है, बिल्कुल भी नहीं है। वहां अगर आप बात करेंगे तो वो सब राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हैं और वो तंग हैं। आप कल्पना कीजिए ऐसे पेरेंट्स के जिनके बच्चे आतंकवाद में लिप्त हो जाते हैं, क्या वो अपने बुरहान वानी के पेरेंट्स भी क्या ये प्रसन्न हुए होंगे कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा होकर और बंदूक उठाकर और देश के विरुद्ध, अपने समाज के विरुद्ध गोलीबारी करे? सारे पेरेंट्स ये कहते हैं हम इन परिस्थितियों से त्रस्त हैं, हम चाहते हैं कि ये परिस्थितियां बदलें और जो भी थोड़े साधन संपन्न हैं वो सब अपने बच्चों को पूना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और यहाँ तक कि विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। पूछिए इन सारे राजनेताओं से जो वहां हैं कि क्या उनके बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ते हैं, और जो वहां बच्चे पढ़ते हैं उनको आए दिन लॉकडाउन इत्यादि से प्रभावित करके उनके पढ़ाई को बाधित और कर देते थे। तो इसलिए वहां की जनता आज बहुत संतुष्ट है और ये 370 के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार का डेवलपमेंट वहां हो रहा है, हम देखें तो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वहां पर बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। अखबार में अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट 688.26 करोड़ का हुआ है पिछले एक साल के अंदर। 24,000 घर बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और कनेक्टिविटी प्लान्स जिसका की घोषणा आशुतोष जी ने की वो सब वहां पर चल रहे हैं। मैं कहना ये चाह रही हूं आपसे मित्रों कि आप जब किसी विषय से आपके मन में, आपके दिल में ऐसा भाव आए कि राष्ट्र में कोई ऐसी समस्या है, हम और आप सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन ये देश हमारा है और ये देश सुरक्षित रहेगा, इसकी संस्कृति जीवित रहेगी, तो हम कुछ पढ़ा सकेंगे, कुछ लिख सकेंगे और हमारा भला होगा, समाज का भला होगा, देश का भला होगा। तो अगर कोई विचार आपको आंदोलित करती है, कोई ऐसा भाग आपको, देश का, समाज का कोई अंश आपको अगर ऐसा लगता है कि वो उस बेहतर स्थिति में नहीं है जिसमें आप हैं, तो आपका और मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसके लिए यथासंभव प्रयास करें। आशुतोष जी जैसे लोग पूरे प्राणपण से समर्पित हैं, उस कार्य को करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम शिक्षाविदों को भी, हम जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का भी और अनुसंधानकर्ताओं का भी ये दायित्व है कि हम अपनी उन सरकारों के हाथ सशक्त करें जो सबका भला करना चाहते हैं, और ऐसे राजनेता जो हमारे सारे देश का और
विशेष वर्ग का को क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध अपनी आवाज उठानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप आंदोलन करें, लेकिन अगर आप गंभीरता पूर्वक अनुसंधान करेंगे, निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा प्रतिफल आपको भी, आपके समाज को भी, आपके देश को भी मिलेगा। मैं लास्ट बात बता दूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये 370 तुरंत रूपांतरण, हमने अपना ये जो रिपोर्ट है जून में सबमिट किया आईसीएसएसआर को। उसके पश्चात इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस के कारण मुझे जापान जाना था और मैं जापान में अपना पेपर प्रेजेंट करने गई हुई थी। वहां मुझे मेरे बेटा और बेटी ने फोन करके बताया कि 370 का ये रूपांतरण का की घोषणा जो हुई है उसके बारे में आपको पता चला क्या? कि लगता है कि आपका ही कोई रिसर्च का जो क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे साथ मेरे डेटा एनालिसिस करने में, वो ग्राफ बनाने में थोड़ी मदद की, तो उसको भी पढ़ने को मिल गया था। तो उसने कहा कि आपकी बहुत सारी फाइंडिंग्स जो आपने की, ऐसा लगता है कि उसका भी कुछ उपयोग किया गया। मैंने वहां से आशुतोष जी को फोन किया जापान से। मैंने कहा आशुतोष जी, मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने कहा क्या हमारे उस रिपोर्ट का उपयोग किया गया? तो आशुतोष जी ने मुझे कहा हाँ मैडम, आपके रिपोर्ट का उपयोग किया गया। मैं बता नहीं सकती, पूरे जीवन में जो मैंने अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान किया, मुझे लगा कि इससे श्रेष्ठ कर, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और मैं मानती हूँ कि अगर छोटा मोटा भी अगर हम कोई योगदान कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये, जब प्रीति बहुत इच्छुक थी कि मैडम हमको ये करना है, आप कब से कह रही हैं, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। सभी मार्शल भी बैठे हुए हैं, राहिल भी, सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि हम ये करें। तो हमने सोचा आशुतोष जी जो उसके एक्चुअल जो कहते हैं ना बैट्समैन ऑफ द एंटायर, ओपनिंग बैट्समैन ही नहीं हमारे, इसके लिए ही नहीं बल्कि मैन ऑफ द मैच अगर माना जाए तो जम्मू और कश्मीर अध्ययन केंद्र है। तो वहां के सारे सदस्यों का जो पूरे जीवन का जो उनका त्याग और समर्पण है, उसका प्रतिफल मिला है। तो पूरे देश के साथ तो हम, पता नहीं कब मौका मिलेगा शेयर करने का, लेकिन अपने प्रांत के लोगों को राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के माध्यम से बताएं, उनको प्रेरित करें कि हम इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं क्या। राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद भी अगर आज कृष्ण भट्ट जी के उस विचारों के परिणाम स्वरूप ये निर्मित हुआ है, तो इसलिए हुआ है कि भारतीय मनीषा को, भारतीय संस्कृति और समाज को सशक्त करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान किया जाए जो कहीं ना कहीं थोड़ी क्षीण हो गई है, उसको और सशक्त करने की आवश्यकता है। आप लोग सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपेक्षा भी करती हूँ और मुझे विश्वास भी है कि हम सब लोग अपने अपने तरीके से इस राष्ट्र को और सशक्त करने में शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से भी बहुत योगदान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।